नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, यूपीएसआई वाले जो बच्चे हैं, जो यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन आज कंप्लीट करेंगे हम एक क्लास में। लेकिन जो आपने बेसिक कर रखे हैं, जो आपने बेसिक क्वेश्चन मतलब बेसिक कंसेप्ट के साथ कर रखे हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे वो अप्रोच बताई जाएगी जो एग्जाम हॉल में होनी चाहिए, ऑप्शन के साथ, डिजिटल सम के साथ, यूनिट डिजिट के साथ। जो एग्जाम हॉल में अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच आज सारे क्वेश्चनों में लगेगी। जहाँ बेसिक की जरूरत थोड़ी बहुत होगी, वहां मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जो शॉर्ट ट्रिक जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट मेथड हैं, उनसे हम आसानी से कवर कर लें। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चनों में जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ में, उनकी शानदार अप्रोच रहेगी सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे ही जैसे 2 दिन में 2 दिन में या जैसे मुझे टाइम मिल पाएगा, मैं क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। ठीक है, एक एक क्लास आएंगी सभी चैप्टर की, लेकिन अप्रोच वही रहेगी जो एग्जाम हॉल में होनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड के मैं खाऊंगा। ठीक है, बाकी बेसिक में करते रहो आप। बेसिक से भाई सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ इतना मैं कहता हूँ कि बेसिक आने जरूर चाहिए, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड बनते हैं वो बेसिक से ही बनते हैं। ठीक है, बेसिक आने जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। वो ये है कि ए बट्टे बी बराबर 5/8। ए बट्टे बी बराबर 5/8। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। पूछ क्या रहा है वो, देखिए 11/14 प्लस बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। अब आपके एग्जाम में अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए का मान अगर यहाँ 5 है, बी का मान यहाँ 8। ठीक है, चलिए अगर मैं 8 में से 5 यहाँ घटाऊंगा 3 आ जाएगा, और 8 और 5 13 आ जाएगा। अब आप बताइए कि क्या 3/13 और 11/14 को जब मैं ऐड करूंगा, जब मैं जोड़ूंगा, तो भैया ये जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो भैया जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12, तो जो हर होगा उसमें लास्ट में 2 आना तय है भाई। लास्ट में 2 आना तय है। अच्छा, सेम ऑप्शन हो गया क्या ये? ठीक है, जो हर है यहाँ पे भैया, वो यहाँ पे 2 है। लास्ट में जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे हर की, वो 2 है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं हो सकती। ये सेम ऑप्शन हो गया भाई, कुछ ना कुछ होगा आगे। बाकी ये मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अदरवाइज देखिए एक चीज और सोचते हैं कि मान लेते भाई यहाँ पे 186 रहा होता। मान लो यहाँ पे 186 रहा होता। ठीक है, अगर 186 रहा होता तो मैं ऐड करता भाई, ऐसे ऐड ही तो करता मैं। 11+14 और 3/13। तो कुछ नहीं करना है मुझे, 3 × 1 = 3 और 4 × 3 = 12। तो 3 और 2 5, यहाँ पे 5 रहा होगा तभी हमारा आंसर सही आएगा। वो 5 आएगा और यहाँ पे तो 2 आ ही गया है। तो बाकी मुझे ये भी यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो बस आपको टाइम बचाना है। अगर हर क्वेश्चन में आप 5 से 7 10 सेकंड भी बचा लोगे, वो किसी ऐसे क्वेश्चन में काम आएंगी जहां वहां एक्चुअल टाइम देने की जरूरत है। वहां पे हमें एक्चुअल में टाइम देने की जरूरत, क्योंकि एग्जामिनर 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी डालता है कि आप कुछ भी कर लेना, आप कुछ भी कर लेना, वहां आपको समय देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन वो समय यहां से बचाना पड़ेगा। चलिए भाई, देखिए y/z बराबर 1/3 है। तो यहाँ पे देखिए y का मान 1, z का मान 3। अब यहाँ मैं y का क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो भैया आंसर आएगा यहाँ पे 28। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं पहले आपका यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि अगर एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या है भैया 25 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 25। चलो मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। चलिए अब एक चीज बताइए मुझे कि अगर ये अनुपात अगर रेशियो में आ जाए, ये रेशियो में आ जाए, ये दोनों संख्याएं रेशियो में आ जाए 10:12, तो भाई एक्चुअल में रेशियो तो ये है नहीं, क्योंकि अभी भी कट सकता है। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो भैया ये 5 आ जाएगा और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा कटने के बाद, ये यहाँ पे कटने के बाद। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये बड़ी संख्याएं हैं और
अभी इनसे छोटा रेशियो निकल के आना है, अगर इनसे छोटा रेशियो निकल के आना है तो यहाँ पे ये जो संख्याएं आएंगी ये इनका फैक्टर होंगी भाई, ये इनके गुणनखंडी तो होंगे भाई, ये इनके गुणनखंड ही तो होंगे, तो ये संख्याएं इनका फैक्टर हो सकती है। जैसे मुझे पता है कि 20:25 है, तो भाई इनका जो अनुपात आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 20 का फैक्टर रहा होगा और ये यहाँ पे 25 का फैक्टर रहा होगा, ये 25 का फैक्टर आएगा, क्योंकि कटने के बाद भाई यहाँ पे 4 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग जा रहा है तो 4 और ये 5 से भाग जा रहा है तो 5। तो रेशियो जब मैक्सिमम हो, मतलब मिनिमाइज रूप में ना हो, ठीक है, मिनिमाइज रूप में ना हो, कुछ संख्या अभी कटना बाकी हो, कोई संख्या से दोनों में भाग जाना बाकी हो, तो उस कंडीशन में ये मैं कह सकता हूं कि ये इनके फैक्टर रहे होंगे, ये इनके फैक्टर रहे होंगे, ठीक है भाई। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 28 आ गया तो भाई अगर 28 यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो भैया यहाँ पे 28 का कोई फैक्टर रहा होगा, क्योंकि 28 अगर मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक है। 28 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, 28 का कुछ ना कुछ फैक्टर रहा होगा, 28 का कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा। हालांकि देखो अनुपात में तो मल्टीपल भी हो सकता है, लेकिन वो मिनिमाइज रूप देता है, वो मिनिमाइज रूप देता है कि उसके बाद अनुपात में क्या होता है, वो मिनिमम रूप होता है, उससे बाद में कुछ कटेगा नहीं, उससे बाद में कुछ कटेगा नहीं। तो ये यहाँ से 28 तो 17 तो होगा नहीं भाई, इसका फैक्टर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो मेरे ये दो आंसर बचे हैं। अब कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू छोटी है, z की वैल्यू बड़ी है, अगर छोटी वैल्यू में से मैं बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, ये बी आएगा, आंसर मेरा किस में आएगा, माइनस में आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। बस इतना ही करना था। चलिए भाई, P अनुपात Q बराबर 1:3, देखिए P अपॉन Q 1/3, Q अपॉन R कितना दे रखा है 2/1, R अपॉन S दे रखा है 1/2 और S अपॉन P दे रखा है 3/1 और भी है P अपॉन U है 1/3, ठीक है। पूछ क्या रहा है, PQR, अच्छा ये पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे पावर है। अब आप समझिए PQRSTU, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि आप या तो PQRSTU का मान निकालो रेशियो में सेट करके उसको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई। मुझे P/S का मान निकालने के लिए, मुझे P/S का मान निकालने के लिए मैं अगर इन तीनों का गुणा कर दूं, P/Q, Q/R और R/S, तो Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, तो यहाँ बचेगा P/S और ये बचेगा भैया 1/3, 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। P/S का मान आ गया। अब मैं Q/T का मान निकालूंगा तो भैया मैं इन तीनों का गुणा कर दूंगा, देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, Q/T। तो Q/T निकालने के लिए ये 2 से 2 अच्छा इन तीनों का गुणा हो रहा है ना, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 3 बचेगा, 3, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, R/U का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, R/U का। अब R/U का निकालूंगा तो भाई मैं इन तीनों का गुणा कर दूंगा, T से T कैंसिल, S से S, तो भैया ये 3 होगा और ये 4 दूनी 8, तो R/, इसका हो जाएगा 3/8, 3/8। अब इन तीनों का गुणा कर देना है, 1/3 गुणा 3 गुणा 3/8 का होल 3 से 3 कैंसिल, 3 का 27 हो जाएगा और ये यहाँ पे 512 हो जाएगा, ये 27 अपॉन 500, 27/512 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप मान निकालने में लग जाते तो भाई हालत खराब हो जाती, ठीक है। अगर आप मान निकालने लगोगे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी और 1-2 मिनट दूसरे क्वेश्चन के लपेट दोगे, जो टाइम हमें दूसरे क्वेश्चन में यूज करना था वो आप यहाँ लपेट, ठीक। चलिए चलिए भाई, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3, तो हमें इसका मान निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए, A/B है, C/D है, यहाँ पे ये C/D है बराबर E/F बराबर 2/3। तो यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि A, C और E की अगर वैल्यू निकाली जाए तो भैया रेशियो में ये बराबर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे B, D और F की वैल्यू बराबर आ रही है, मतलब 2 और 3। तो अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पे बराबर हैं, अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पे बराबर हैं तो भैया यहाँ पे बराबर कर दो, सबको A कर दो, यहाँ भी A कर दो, यहाँ भी A कर दो, यहाँ B दे रखा है तो यहाँ भी B कर दो, यहाँ भी B कर दो, मतलब A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा।
तो 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3a स्क्वायर। ठीक, अब इसको b मान लो सब, b स्क्वायर मतलब 4 और 2 6 में से 3 जाएगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? तो ये हो गया a बट्टे b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर, a बट्टे b का होल स्क्वायर। और a बट्टे b आपको दिख रहा है 2/3 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 4/, ठीक है 4/9 हो जाएगा। 3-4 सेकंड में आप इसको निपटा। चलिए भाई, a अनुपात b प्लस सी बराबर 3:9 है, c अनुपात a प्लस बी बराबर 10:14 है, b अनुपात a प्लस सी आप निकालिए। ठीक है, मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर a अनुपात b प्लस सी 3:9 मतलब a यहाँ पे 3 है, b प्लस सी 9 है, यहाँ पे c 10 है और a प्लस बी 14 है। इसका मतलब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर तीनों को मैं ऐड करूं a प्लस बी प्लस सी तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी ऐड करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो भैया ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे तीनों का योग कुछ और है और यहाँ पे तीनों का योग कुछ और है। तो भाई इसको हमें बराबर करना पड़ेगा पहले। तो बराबर करने के लिए मैं 2 का गुणा करूंगा तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी 24 हो गया और यहाँ भी 24 हो गया। अब ये बराबर हो। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब जब सब कुछ बराबर हो गया तो a का मान यहाँ 6 दिख रहा है आपको, ठीक है, c का मान 10 दिख रहा है, यहाँ पे c का मान 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे भैया a प्लस सी है अनुपात में, यहाँ पे क्या है a प्लस सी है। तो अगर मैं 6 और 10 को ऐड करूंगा तो ये आंसर यहाँ पे 16 आएगा बट्टे। या तो 16 आएगा या 16 का कोई फैक्टर आएगा, या तो 16 आएगा या 16 का कोई फैक्टर आएगा। और 16 का जो फैक्टर है वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये हो जाएगा 1/2। 16 का फैक्टर, 16 का गुणनखंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है 1/2। क्योंकि 3 16 का फैक्टर नहीं है, 5 16 का फैक्टर नहीं है, तो हमारे ये सारे ऑप्शन कट। ये अप्रोच आनी चाहिए भाई, अगर ये अप्रोच नहीं है तो अब बहुत पीछे हो। ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन की हेल्प नहीं ले रहे हो, अगर आप डिजिटल सम यूनिडेट की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो भाई। ठीक है, तो ये अप्रोच, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में। अब आप बताइए कि मैं, अब ये तो चलो मैं मान निकाल रहा हूँ। अब आपको एक और चीज बता दूं कि इस तरह से भी अगर आप देखें कि 9 और 3 12 हो गया, 10 और 14 24 हो गया, तो इनका फैक्टर अगर मैं इनको भी ऐड करूं, क्योंकि ये भी तो तीनों का योग ही आ रहा है, तो वो भी इससे मिलते जुलते ही होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलिए भाई, a/2 b/3 बराबर c/4 है। चलो इसको पहले एक बार यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, a/2, इससे आपको बेहतर समझ आएगा, b/3 बराबर c/, और इनके बराबर में दे रखा है 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन k का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? k का मान ज्ञात करना है। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर इनको मैं ऐसे मान रहा होता b/3 बराबर c/4, तो यहाँ पे मान लो मैं x मान लेता हूँ, कोई अनुपात रहा होगा x, तो a का मान 2x आएगा, b का मान 3x आएगा, c का मान 4x आएगा। मतलब मैं अगर अनुपात में निकालूंगा तो भैया यही अनुपात निकल के आ जाएंगे, 2:3:4, 2:3:4। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 रखूँ, b की वैल्यू 3 रखूँ, c की वैल्यू 4 रखूँ। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 माइनस 3 3 का 9 और 5 को 20, 5 को 20। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैंने ये वैल्यू रख ली है a बराबर 2 3 4, तो भाई वैल्यू यही रहनी चाहिए, यही वैल्यू आएंगी। तो 20 और 4 24, 24 में से 9 गया तो 15, और बट्टे में क्या है k, बट्टे में क्या है k। अब बताइए यहाँ पे k की वैल्यू इनमें से क्या रख दूं कि मेरा आंसर a 2 आ जाए, b 3 आ जाए, c 4 आ जाए। तो भैया k की वैल्यू में सीधा 15 रखूंगा, 1 आ जाएगा, और जैसे ही इनके बराबर 1 रखूंगा, जैसे ही इनके बराबर 1 रखूंगा, जैसे ही इनके बराबर 1 रखूंगा, तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4, खत्म। ठीक है भाई, बस यही करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। और जब सॉल्व करते रहो उसका कोई मतलब है नहीं, 4x मानो, 5x मानो, 3x मानो, उनको वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है ऑप्शन हमारा कहाँ हेल्प कर रहा है। देखिए, शॉर्ट ट्रिक लगाना अलग चीज है, लेकिन कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर जगह पे शॉर्ट ट्रिक आप जबरदस्ती फंसाओगे, और कौन सा तरीका, जैसे कहीं दूसरा तरीका लग रहा है, आप डिजिटल सम फंसा दे रहे हो, डिजिटल सम काम ही नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। और ये सारी चीजें भाई आएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए भाई, टाइप 2 के सवाल देखते हैं। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 हो और पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9। मतलब दोनों संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है
अगर दूसरी संख्या 9 है तो पहली संख्या 2 होनी चाहिए, पहली संख्या 2 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 हो, कोई मतलब है इसका? और संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात ही पूछा है, तो क्या भैया इनका अनुपात 2:9 आ रहा है? क्योंकि उसने कहा है संख्याओं का पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9, तो इसका मतलब अनुपात तो यही दे दिया उसने, अनुपात तो यही दे दिया। तो भैया ये तो 2 सत्ते 14 और 8 7 56 नहीं आएगा भाई, ठीक है। 2:8 आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी नहीं होगा भाई। तो ये 2 8 16, 9 8 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 16:72 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीन संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है। सी और ए के बीच का अंतर क्या होगा? ए बी का 1/3, यहाँ पे देखिए ए बी का 1/3 है, अगर बी 3 है तो ए 1, ठीक है। बी सी का 2/5, अगर सी 5 है तो बी है यहाँ पे 2। तो भैया पहले तो इसको हम ओवरऑल रेशियो में निकाल लेते हैं। ओवरऑल रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है भैया, जो खाली जगह है उनमें पड़ोसी वाली संख्या को भर दो, पड़ोस वाली संख्या को भर दो, ठीक है। जो पड़ोसी है उसको डाल दो, तो ए आ गया 2, ये हो गया 3 6 और ये 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये अनुपात आ गया 2:6:15। अब सी और ए के बीच अंतर ज्ञात करें, तो भैया इनके बीच अंतर कितना रहेगा? 13। अब 13 का मल्टीपल आएगा, या तो पहले सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करके देख लो, लेकिन उससे पहले एक बार हम ट्राई करते हैं कि भाई अगर मेरा जो आंसर रहेगा वो 13 का मल्टीपल रहेगा, 13 का मल्टीपल रहेगा, अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? ऑप्शन मैच कर जाता है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे? अगर मुझे पता है, बाकी मैं इसे सॉल्व करूं, सबको तीनों को ऐड करूं, देखिए 6 और 2 8, 8 और 15 23, तो 23 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 40 की। 23 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 40 की। तो एक की वैल्यू 2 के बराबर है, तो यहाँ पे अंतर 13 का है, 13 दूनी 26 हो जाएगा। लेकिन ये सब मैं तब करूंगा, ये सब मैं तब करूंगा जब ऑप्शन से मुझे हेल्प नहीं मिल रही होगी। जब मुझे ऑप्शन से हेल्प नहीं मिल रही होगी तब ये सारे ड्रामे करूंगा, अदरवाइज ऑप्शन से मेरा काम चल जा रहा है, क्योंकि 1 सेकंड देने में मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा भाई। 1 2 सेकंड खर्च करने में यहाँ पे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर सवाल सही हो गया, ऑप्शन ने हेल्प कर दी, तो फिर आप 1 मिनट बचा लोगे, तब फिर आप 1 मिनट बचा लोगे। ठीक है, तो मेरा आंसर 13 का मल्टीपल है और वो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा था, ये सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन। तीन संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है, तो पहली तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? पहले तो देखते हैं कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर यहाँ पे कितना है? 4 का। तो 4 से तो सभी मल्टीपल है, मतलब सभी तो नहीं है, लेकिन 70 में नहीं जाएगा, 70 में नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये दो आंसर तो नहीं होंगे, ये दो आंसर तो नहीं होंगे। अब आप बताइए कि अगर ऑप्शन एक हेल्प और कर देता, क्वेश्चन हर तरह का बनता है, ऑप्शन भी उसी तरह से डाले जाते हैं, तो फिर मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। बस 1 सेकंड 2 सेकंड लगा मुझे ये चेक करने में यहाँ पे कि कौन सा 4 का मल्टीपल है। अगर अब ये दो ऑप्शन मिल गई तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब तीसरी संख्या के 3 गुने, तो ये तीसरी संख्या का 3 गुना हो जाएगा 57, और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का, तो पहली और दूसरी संख्या का योग हो जाएगा 32। इनके बीच का जो अंतर है कितना है? 25, वो 625 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 625। तो एक का मान 25 हो जाएगा। अब एक का मान 25 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा? एक का मान अगर 25 है तो दोनों पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 4 है, तो 4 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 100 निकल के आ जाएगा। ये मेरा आंसर। ठीक है भाई, चलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत तब है जब हमारे ऑप्शन हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, 16,300 है भाई तीन पदों का योगफल। पहले और दूसरे पद का अनुपात, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का, देखिए भाई पहला पद, दूसरा पद और तीसरा, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात दे रखा है 15:16। ठीक है, 15:16, और दूसरे और तीसरे पद का अनुपात दे रखा है 17:18। ठीक है, 17:18। अब पहले और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर पूछा तो अंतर तो तभी निकलेगा जब पहला और तीसरा पद निकल के आएगा भाई, क्या रेशियो में बन रहा है। तो पहले हम रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, रेशियो बना लेते हैं। यहाँ ये 18 लिख दो, और 15 सत्ते 105, 15 एकन 15 और 10 25। ठीक है, 225, 16 सत्ते 112, 11 बचेगा, 16 एकन 16 और 11 कितना हो जाएगा भैया? 27। ठीक, और ये हो जाएगा 18 क्यों भरा जाएगा? यहाँ तो 16 भरा जाएगा ना, यहाँ 16
ठीक है, 16 अट्ठे 128, 12 बचेगा, 16 एक 16 और 12 कितना हो जाएगा, 288। अब हमें पता चल गया भाई, अब हमें पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अंतर है, पूछा क्या उसने, पहले और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया इनके बीच का अंतर कितना है, 33, 33 है। तो मेरा जो आंसर आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 33 का मल्टीपल आएगा, और 33 का मल्टीपल एक ही आंसर में है, वो ये है 607। 33 का जो मल्टीपल है वो सिर्फ एक आंसर में है। 3 ऑप्शन ने मेरी हेल्प कर दी रिमूव होने के लिए। तो भाई मेरा समय बच गया, ये सब ऐड करके मैं 163 उसमें भाग दूं और फिर यहाँ पे देखूं कि भाई क्या जुगाड़, ठीक है, क्या जुगाड़ बन रहा है। चलिए या फिर आप अगर ऐसे नॉर्मली लेके आते, अगर आप ये चेक नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन में भाई 3 ऑप्शन रिमूव हो गए, ठीक है, ऑप्शन 3 रिमूव हो गए तो एक ऑप्शन बचा है। तो मेरा यहाँ ज्यादा नहीं तो 10 से 15 सेकंड तो बच ही गए, 10 से 15 सेकंड बच गया। मैं इनको ऐड करूं और उसके बाद उसके बराबर करूं और कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए वो काम तब करते हम जब 2 ऑप्शन मैच करते या 3 ऑप्शन सेम मैच कर जाते, 33 के मल्टीपल। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात है 7:6। यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आवाज संख्या का घन है, ठीक है भाई, कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है भाई साहब, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो ये अगर मैं 7x मान लूं, ठीक है, और फीमेल अगर मैं 6x मान लूं, तो उसने ये कहा है कि कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी सॉरी पुरुष कर्मचारियों की संख्या, मतलब कि जो 7x है वो चौथी सबसे छोटी वाली संख्या का घन है। तो पहली वाली संख्या यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7 आती है, ठीक है भाई, इसके घन के बराबर है, इसके घन के बराबर है, ठीक है, इसके घन के बराबर है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 स्क्वायर मतलब 49, 49। तो कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए, कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, 7 और 6 13x। तो भैया 13x कुल संख्या है, तो 13 गुणा 49, तो 9×3 = 27, एक ही ऑप्शन में। मैं यूनिट डेट देख के एक बार देख लूंगा यहाँ पे कि अगर दोनों में 7 आ रहा होता थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते, तो लेकिन एक ही ऑप्शन में 637 आ रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में यूनिट डेट 7 है, तो हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये संख्या, अब मैंने यहाँ पे देखो कुल संख्या पूछी, मैं पहले ये भी चेक कर सकता था कि भैया 7 और 6, आंसर मेरा 13 का मल्टीपल होना चाहिए, आंसर यहाँ पे 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 13 का मल्टीपल इसलिए चेक नहीं किया है कि यहाँ पे भैया चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि मुझे कंप्लीटली भाग देना ही पड़ेगा, और कंप्लीटली भाग दूंगा तो जितना टाइम मुझे यहाँ लग रहा है, जितना टाइम मुझे यहाँ लगेगा, इतने में मैं इस तरह से निकल, ये एक्सपीरियंस आना चाहिए। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये एक्सपीरियंस आए, ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहो साथ में, मैं ये एक्सपीरियंस आपको दिला दूंगा, 100% दिला दूंगा कि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से जाने में हमें कम समय, ठीक, ठीक है। 851 रुपए को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुपात अगर इस तरह से दे रखा हो फ्रैक्शन के रूप में, तो पहले तो इसको नॉर्मल ले, और नॉर्मल लाने का तरीका ये है कि जितने डिनोमिनेटर हैं, जितने हर हैं, इनका एलसीएम लो और उसका गुणा कर दो, ठीक है। तो 4×3 = 12, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई, तो 12 का यहाँ गुणा कर दो, यहाँ 12 का गुणा कर दो, ठीक। तो ये 2 से 6, 6 अनुपात 3×4 = 12, 4×2 = 8 अनुपात, तो ये 4×3 = 12, 3×6 = ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पहला भाग। तो पहला भाग भैया पहली बात तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला भाग पहले तो 6 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, ठीक है। अब 6 का मल्टीपल देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, उसका रीजन है कि 6 का मल्टीपल होने के लिए हमें 3 और 2 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 2 दोनों का मल्टीपल संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भैया 2 का मल्टीपल तो भाई यूनिट डेट से नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डेट 2 के कम नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब बाकी 3 से मल्टीपल होने के लिए 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 2 17, भैया ये भी नहीं होगा, ठीक है। 2 2 4 ये हो सकता है, 9 और 6 15, 15 और 3 18, ये भी हो सकता है, ठीक है। मेरे 2 आंसर यहाँ पे हो सकते हैं भाई, ठीक है, ये मैंने ये 2 ऑप्शन तो हट गए, ये 2 ऑप्शन हट गए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, 9 और 8 17, 17 और 6 17 और 6 23, 17 और 6 23, तो 23 का जो मान है, 23 का यहाँ पे मान है वो है 841, 23 का मान है 841, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताइए, जब मैं 23 की भाग दे रहा हूँ तो लास्ट में 7 बार गया होगा, 3 7 21,
अगर मैं 23 की भाग दूंगा और लास्ट में 7 बार जाएगा, उसका गुणा मुझे फिर 6 से करना पड़ेगा, तो 7 छके 42। मतलब अंत में जो यूनिट डिजिट है, जो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, वो 2 आएगी। आप समझिए इसको। अगर मैं 23 की भाग दे रहा हूँ 851, आप सोचिए कि 851 में मैं 23 की भाग दे रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि जब 23 का भाग पॉइंट में तो आंसर आ नहीं रहा है, पॉइंट में तो आंसर आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो 23 का भाग अगर दूंगा तो पूरी पूरी बार अगर भाग जाएगा, देखिए 23 3 69, 23 3 69 कितना बचेगा, 16, 16 और 1। अब मुझे पता है कि यूनिट डेट यहाँ पे 1 है, और पूरी तरह से अगर कट रहा है, पूरी तरह से अगर कट रहा है, तो भैया 23 का गुणा 7 से हो रहा होगा, तभी तो 23 सत्ते लास्ट में 1 आएगा। भाई 23 सत्ते 161 होगा, वो छोड़ो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 23 गुणा 7, अंत में तो 1 तभी आएगा जब 7 से गुणा होगा भाई। 23 का 7 से गुणा होगा, मतलब कि 3 का 7 से होगा, 3 का 7 से होगा, तो 3 सत्ते 21। जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 तभी आएगी जब 3 का यहाँ पे 7 से गुणा हो रहा होगा। तो वो काम मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, वो काम मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया कि 23 सत्ते और 7 का गुणा। मुझे नहीं पता आगे क्या आ रहा है, मुझे यहाँ ये भी नहीं पता कि आगे क्या आ रहा है, आगे जो भी आएगा आता रहेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई 3 का लास्ट में 7 बार गया होगा, तभी पूरी तरह से भाग गया होगा इसमें। तो यहाँ लास्ट में 7 आ गया, तो 7 का गुणा फिर मुझे यूनिट डिजिट से करना पड़ेगा, यहाँ मतलब 6 से करना पड़ेगा, तो 6 सत्ते 42। अंत में जो यूनिट डिजिट है वो 200 मतलब 2 रहा होगा, तो मेरा आंसर 222 हो जाएगा। मुझे प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो 851 है, मान लो कोई बड़ी भी संख्या होती तो वहां भी आप ऐसे ही निकल जाते, वहां भी आप ऐसे ही निकल जाते। ठीक है, चलिए। एक सेकंड भाई। चलिए भाई, 6500 रुपए की एक राशि को 3 लोगों में इस तरह साझा किया गया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से का 3 गुना और तीसरे व्यक्ति के हिस्से का 2 गुना एक बराबर हो, तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। तो भाई मैं पहले का ए मान लेता हूँ, तो भैया पहले का 4 गुना वो बराबर है दूसरे व्यक्ति के हिस्से के 3 गुने के, मैं बी मान लेता हूँ। और तीसरा है ये 2 गुना, तो तीसरे का मान लेता हूँ भैया 2। ठीक है, ठीक। अब ऐसी कंडीशन हो तो इसको मैं भाई रेशियो में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा। 4 3 12 एलसीएम हो गया, तो कुछ नहीं करना भाई, 4 की भाग दे के यहाँ ए का भाई मान आ जाएगा, 3 की भाग दे के यहाँ बी का मान आ जाएगा, 2 की भाग दे के यहाँ सी का मान आ जाएगा। ठीक है, ये सी का मान आ जाएगा। अब तीसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछ तीसरे व्यक्ति का हिस्सा पूछ रहा है, तो भैया पहले तो 65, तो अगर मैं तीनों का अनुपात आ गया मेरे पास, मेरे पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, 3 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया। ठीक है भाई, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13 की जो वैल्यू है, देखिए 13 की जो वैल्यू है वो 6500 है, वो यहाँ पे 6500 है, तो एक की वैल्यू 500 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू अगर 500 हो गई, तो भैया 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 गुणा 500 मतलब कि 3, मतलब कि 3। ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 का पहले डायरेक्ट मल्टीपल देख लिया था, मेरा आंसर अगर उसने तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा पूछा था, तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही अप्रोच आई थी कि मैं देख लूं भाई कि ऑप्शन मेरी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर 6 का, अगर ये 6 का मल्टीपल यहाँ पे देखा मैंने यार, एक सेकंड लगी मुझे देखने में, देखिए अभी मल्टीपल निकले, अब सब मल्टीपल निकले, तो भाई अब जाना ही पड़ेगा हमें, हमें थोड़ा सा आगे और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। पिता के पास 83,000 रुपए थे, उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना। तो भैया पहली बेटी का 4 गुना, पहली बेटी को मान लेता हूं मैं ए, इसका 4 गुना, दूसरी बेटी को 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना, ये बराबर है, ये बराबर है। तो बस कुछ नहीं करना भाई, आपको पहले नॉर्मली रेशियो में ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 140 रहेगा इसका एलसीएम। तो भाई 4 की भाग देके ए का मान निकालो, 4 दूनी 4 3 12, 4 पंजे 20,
5 की भाग देके बी का मान निकालो और 7 की भाग देके सी का मान निकालो। ठीक है, ये तीनों अनुपात आ गए हमारे, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 35, 28 और 20। ठीक है 35, 28 और 20। पहली बेटी की धनराशि कितनी है? पहली बेटी की धनराशि ज्ञात करो। तो देखिए भाई, पहली बेटी की धनराशि 35 का मल्टीपल होना चाहिए, तो भैया ये 42 तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं, क्लियर है? क्योंकि आप देखिए 35 से मल्टीपल होने के लिए 5 और 7 से मल्टीपल होना चाहिए। 5 और अच्छा 42 हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि 5 और 7 से दोनों मल्टीपल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, ये 5 से होगा, 7 से नहीं होगा, ये 9 से और 3 से होगा, 5 से भी होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है 42,000 हो सकता है। ठीक, ये 42,000 हो सकता है। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, अगर दो ऑप्शन मैच कर गए, अगर दो ऑप्शन मैच कर गए तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 35 और ये कितना हो जाएगा 48, 83। अब 83,000, 83 की वैल्यू 83,000 है, तो एक की वैल्यू 1,000 होगी और एक की वैल्यू 1,000 होगी, तो 35 की वैल्यू 35 होगी। ये मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके शेयरों का अनुपात क्या हो? ठीक है, या तो इसे बेसिक से करें, वहां इसको उससे ज्यादा मानो और फिर उससे कंपैरिजन करो, फिर सबको ऐड करो, या फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ए को बी से 5 अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ए को बी से कितना अधिक मिल रहा है 5, यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ 21 और 14 कितना हो रहा है 7, और यहाँ यहाँ तो भाई ज्यादा मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो ज्यादा मिल ही नहीं रहा है, इस कंडीशन में ज्यादा मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 और 4 को साथ में ही कंपेरिजन करो, 5 और 4 को साथ में ही कंपेरिजन करो कि भैया अगर यहाँ 5 मिलेगा तो इसमें 4 मिलना चाहिए, तो 14 और 16 में कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो भैया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर 5 मिल रहा है, यहाँ पे अगर 5 मिल रहा है, तो भैया बी को सी से कितना ज्यादा मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी ये 7 ये कोई मतलब बनता नहीं इनका, तो ठीक है, इनका तो कोई मतलब बनता ही नहीं। चलिए, एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 129,000 रुपए बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे सन है, डॉटर है और नेफ्यू। ठीक है, भतीजा। अगर भतीजे को मैं मान लूं कि भाई एक्स रुपए मिल रहे हैं, भतीजे को अगर मैं एक्स मान लूं, तो डॉटर को भतीजे से 4 गुना मिल रहे हैं। ठीक है, 4 गुना मिल रहे हैं, और जो सन है उसको 5 गुना मिल रहे हैं, उसको 5 गुना मिल रहे हैं। प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? अब बेटी का पूछना, मतलब डॉटर को कितना मिल रहा है? 5 बेटे हैं, तो भैया एक को अगर 5 एक्स मिलेंगे तो 5 हो जाएंगे यहाँ। 4 बेटी हैं, 4 होगी भाई, और दो यहाँ पे भतीजे हैं, तो 25, 25 और 16 कितना हो जाएगा 31 और 2 33, तो 33 एक्स टोटल हो गया भाई, जो कि किसके बराबर है 12,900, 12,900। तो एक्स का मान जब निकालूंगा तो 33 3 129 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर 300 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर 300 आ गई, तो डॉटर का कितना हो जाएगा भाई, एक डॉटर को कितना मिल रहा था, बेटी को कितना हिस्सा था 4, तो भैया ये 4 गुणा 300 हो जाएगा और निपट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, चलिए, एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच में 12:13:14 के अनुपात में वितरित किया। ठीक है भाई, 12:13:14। ठीक है, परंतु इसे गलती से क्रमशः 13:11:15 में बांट दिया, 13:11:15 में बांट दिया। ठीक, तो y को 160 कम मिला है, y को 160 कम मिला है, धनराशि क्या थी? अब मुझे आप एक चीज बताइए, पहले इस अनुपात में बांटा गया, बाद में इस अनुपात में बांटा गया, तो क्या पैसा तो सेम ही रहा होगा भाई, धनराशि सेम ही रही होगी, बस इतना ही तो किया है कि भाई इसको कुछ ज्यादा गलती से इसको कम दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, धनराशि तो पूरी बांटी गई, पहले इस अनुपात में बांटी है, फिर इस अनुपात में बांटी है, तो धनराशि तो दोनों कंडीशन में सेम है, तो ये दोनों कंडीशन में सेम है, तो हम देख लेते हैं कि या नहीं। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि धनराशि दोनों कंडीशन में सेम है, बस गलती ये हुई है कि पहली कंडीशन में जो दिया है दूसरी कंडीशन में इधर उधर कर दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम, जैसे किया है उस कंडीशन में कर दिया। ठीक है, लेकिन धनराशि सेम है। 12 और 13 25, 25 और 14 कितना हो जाएगा 39, 15 और 11 ये यहाँ पे 39 हो गया भाई,
और 15 और 11 कितना हो गया 36, 26, 26 और 13 39। ठीक है भाई, धनराशि तो सेम है और धनराशि सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धनराशि तो सेम ही है। अब कह रहा है कि तो वाई को तो भाई यही प्राप्त हो रहा है, तो वाई को कितना कम प्राप्त हुआ है यहाँ पे 2, और 2 की वैल्यू कितनी है 160, 2 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और 1 की वैल्यू अगर 80 है तो धनराशि क्या थी, धनराशि है भैया 39। ठीक है, तो 9 8 72, तो लास्ट में भैया ये जीरो तो आना ही है लास्ट में, लेकिन उसके बाद जो अंक आ रहा है वो 2 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन, जो कि एक ही ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक निश्चित राशि को एक्स वाई जेड के बीच में 11 12 13 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है भाई, 11 12 और यहाँ 13, और बाद में गलती से 6:5:7 में बांटा, 6:5:7 में बांटा। तो मैंने क्या बताया था कि धनराशि तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगी, धनराशि दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। तो भैया 7 और 5 12 और 6 18, वही हो जाएगा 13 और 12 25 और 11 36। तो भैया धनराशि अलग अलग है, धनराशि अलग अलग है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं 2 का यहाँ गुणा कर दूंगा, तो भाई धनराशि हो जाएगी बराबर। ठीक है, धनराशि हो जाएगी बराबर, तो ये 12 हो गया, यहाँ ये 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब वाई को भैया 150 रुपए कम मिल रहे हैं, तो पहले वाई को मिल रहे थे 12, अब मिल रहे हैं 10, तो भैया कितने कम मिल रहे हैं, 2 कम मिल रहे हैं, और 2 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 75, और 1 की वैल्यू अगर 75 है तो धनराशि कितनी है, तो धनराशि है भाई साहब 36, तो 36 गुणा 75 कितना हो जाएगा भाई कितना, 36 पंजे 180, 8 बचे 18 बचेगा, और ये 36 7 7 42, 4 बचेगा 7 21, 21 और 4 25। अब भैया यहाँ पे 252 में 18 ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना, 0 6 और तो 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए, एक मानक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसा ही एक मानक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान 26,000 है तो मूल मानक की कीमत क्या, मूल मानक की कीमत क्या। ठीक है, तो भाई वजन में टूटे हैं वो, उनका वजन हो गया 3 पार्ट में टूटे हैं, एक का 2 हो गया, दूसरे का 3 और तीसरे का 4, 3 पार्ट में टूटे। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये टूटे ना होते, 2 और 3 5, 5 और 4 9 रहे होते, तो पूरा मानिक का वजन 9 9 रहा होगा। अब मानिक का जो वजन है उसके स्क्वायर के बराबर कीमत है, तो भैया पहले कीमत थी उसकी क्या, उसने कहा है कि जो मूल्य है वो वजन के वर्ग के रूप में बदलता है। तो भैया वजन पहले 9 था तो कीमत कितनी रही होगी 81। ठीक है, कीमत कितनी रही होगी 81। अब जब वजन अलग अलग हो गया है तो भैया इसकी कीमत 4 हो गई, इसकी कीमत 9 हो गई, इसकी कीमत 16 हो गई, क्योंकि वर्ग के रूप में बदल रहा है। किसके रूप में बदल रहा है भाई, वर्ग के रूप में, क्योंकि अब ये अलग अलग पार्ट हो गए भाई। इसका वजन 3 हो गया तो इसका कीमत भी 3 स्क्वायर हो गया, इसका वजन 4 हो गया तो इसका कीमत भी 4 स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखना कीमत कितनी हो गई है, 4 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, तो ये हो रहा है, ये है 29। ठीक है भाई, कितनी है 29। तो भैया पहले 81 कीमत थी तो 29 है, तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 81 माइनस 29। ठीक है भाई, 11 में से 9 जाएगा 2, 52। ठीक है भाई, 52 का लॉस हुआ है, और 52 की वैल्यू जो है, 52 किसके बराबर है 26,000, 52 किसके बराबर है 26,000 की, 26 दूनी 52, और 2 से ये 500 बार कट, कितने बार कट जाएगा 500। तो एक का मान आ गया 500, और एक का मान जब 500 आ गया तो मूल माने की कीमत क्या थी, तो भैया मूल माने की कीमत थी 81, 81 गुणा 500। तो पहले तो यहाँ पे देख लो 2 जीरो आ रही है और 5 एकम 5, 2 जीरो, ये अच्छा इसमें भी है ना 405 भी है, ठीक। तो ये 5 एकम 5 और 5 अच्छे 40, 405 2, 405 2 जीरो। ठीक है, 405 2 जीरो। ठीक है भाई, चलिए, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24:25 है। वही पुरुष और महिला, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 24 और, ठीक है, 24:25 इनका रेशियो दे रखा है। अब यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का नया अनुपात क्या होगा? मुझे बताइए कि अगर इनमें 30% की वृद्धि की जाएगी तो भैया ये 130% हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें 40% की वृद्धि की जाएगी तो भैया यहाँ 140% हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ 140% हो जाएंगे। अब अनुपात हमें निकालना है, तो जो कट रहा है वो तो कट कर दो भाई, ठीक है, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाना है। अगर मैं इसको 7 से काटूं 2 बार तो इसे 12 से काट दूं, ठीक है, तो अब कुछ नहीं कट रहा, तो भैया द्वितीय 6 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 156:175। अगर यहाँ 2 ऑप्शन मैच करते तो फिर 7 5 35 5 देख लेते भाई, हम 5 से कम हो जाता, ठीक है, बाकी एक दो ऑप्शन, एक आधा ऑप्शन बचता वो इससे हट जाता, ठीक। चलिए अब आ जाइए टाइप 3 पे। टाइप 3 कौन से हैं? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। मुझे आप एक चीज बताइए देखिए, अगर मैं 15 अनुपात क्या है 19, इसमें से कोई भी संख्या घटाता हूँ, इसमें से कोई भी संख्या घटाता हूँ, मैं आपसे कह दूं कि नहीं भाई इसमें से घटा के देख लो 3:4 के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ऑप्शन चेक करने में उसमें भी थोड़ा सा समय लग जाएगा। आपको चेक करना कैसे है वो देखना, आपको चेक करना कैसे है, मुझे आप ये बताइए, इसमें कुछ ऐड किया जा रहा है और अनुपात बन रहा है 3:4। मुझे बताओ क्या 15 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 20। तो फिर और 19 में अगर 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 24। अब यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो जो भी आएगा कितना आ जाएगा भाई? 5 चक 20 और 6 चक 24। तो ये कटने के बाद ये 20 का फैक्टर ही तो आया है भाई, ये 20 का फैक्टर ही तो आया है। अगर मैं कुछ कट करूंगा तो फैक्टर गुणनखंड ही तो है। तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि भैया जैसे ही 15 में मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरा 20 आ जाएगा, तो ये 20 का फैक्टर होना चाहिए जो कि नहीं। 15 में 2 ऐड करूंगा तो 17 आ जाएगा, 3 17 का फैक्टर होना चाहिए जो कि नहीं है। 15 में 3 ऐड करूंगा 18, भाई 18 का फैक्टर 3 है, ये हो सकता है। और 15 में 4 ऐड करूंगा तो 19 का फैक्टर 3 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 से कुछ कटेगा तो 3 आ सकता है। 18 में से कुछ कटेगा, मान लो 6 से कटेगा ये, तो 6 3 18, तो 3:4 यहाँ पर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसमें, मुझे आप एक चीज बताइए, दोनों संख्याओं का अनुपात 1:2 है, तो भैया ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होगा 8 और 40, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बताइए आप, अगर 14 और 28 हो, अगर 14 और 28 हो तो 14 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा, 14 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा भाई तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 35 का एक फैक्टर 5 है भाई, क्योंकि बाद में कट भाई जब हो जाएगा तो बाद में कटेगा, 35 का एक फैक्टर 5 है, ठीक है, ये हो सकता है भाई। अब यहाँ पे 7 में अगर 21 जोड़ूंगा तो 28 आएगा, अगर 7 में मैं 21 जोड़ता हूँ तो 28 होगा, तो क्या 28 का फैक्टर 5 है? नहीं है, ये आंसर बिल्कुल पता ही नहीं हो सकता भाई। 21 में 21 जोड़ूंगा तो 42 होगा, तो क्या 42 का फैक्टर 5 है? ये भी नहीं होगा, यही आंसर है, ये आंसर बता, ठीक है भाई। अगर मान लो एक में मैच भी कर जाते तो फिर दूसरी कंडीशन में जोड़ लेते, जैसे यहाँ पे 42 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा, अगर 42 में 21 जोड़ूंगा तो कितना कितना आएगा? 63। तो भैया 63 7 का फैक्टर है, 63 7 का फैक्टर है, 63 7 का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 21 5 का फैक्टर नहीं है, ये कट जाएगा। अगर मान लो मैच कर रहा है तब की बात बता रहा हूँ मैं, मैच कर रहा है तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई आपसे कि आप चलो पहले इसको बेसिक्स और देख लेते हैं। बेसिक क्या मतलब, वो तो काम आएगा ही, आपकी हर कंडीशन में काम आएगा। अगर मुझे बताइए कि अगर दो संख्याएं, एक 5 है एक 7 है, इनके बीच का अंतर कितना है? 2। इनके बीच का अंतर कितना है? 2। अगर मैं 5 में 2 ऐड कर दूं 7 कर दूं, और 7 में भी 2 ऐड कर दूं, मतलब दोनों में 2 ऐड कर दूं, तो दोनों के बीच का अंतर कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। अगर मैं 4 ऐड कर दूं, मान लो 6 ऐड कर देता हूँ, 5 में 6 ऐड किया 11, 7 में 6 ऐड किया 13, तो अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। तो इससे ये पता चला कि अगर दो संख्याएं में जो अनुपात में है, या फिर मतलब नॉर्मल जो दो संख्या है, नॉर्मल जो दो संख्या है उनमें अगर
इक्वली अगर कोई संख्या ऐड कर रहा हूं या माइनस कर रहा हूं तो उनके बीच का डिफरेंस जो होगा, उनका जो डिफरेंस होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस उतना ही रहेगा। डिफरेंस हर कंडीशन में उतना ही रहेगा जितना पहले, और उसमें आप ऐड कर लो चाहे माइनस कर लो। ठीक है भाई। तो ये चीज आप समझ लो। चलिए भाई, अब यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात है 1:2। दो संख्याओं का अनुपात है 1:2। अब यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो भैया अनुपात हो जाता है 5:7। तो दोनों में अगर 21 जोड़ा गया है तो दोनों के बीच का अंतर तो सेम रहना चाहिए। भाई यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो भैया अंतर बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा, यहाँ मैं 2 का गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2:4। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर बराबर हो गया, अब यहाँ पे अंतर बराबर हो गया। तो भैया यहाँ से 2 में 2 से कितना जोड़ा जा रहा है? 3, और 3 की वैल्यू क्या है? 21। यहाँ पे भी तो 3 ही जोड़ा जा रहा है, दोनों में समान जोड़ा जा रहा है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7। जब 1 की वैल्यू 7 है तो पूछा क्या है? इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो संख्या हो जाएगी भैया 7 दूनी 14 और 7 का को 28। तो 14:14,28 दो संख्याएं हो जाएंगी जो कि पहले ऑप्शन। ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? तो भैया अगर सोहन का वेतन में 17,000 मान लूं, अगर इसको 17,000 मान लूं, तो बताइए इसमें अगर 19 की वृद्धि 2 की वृद्धि कर दूं कितना हो जाएगा? 19,000। तो ये आंसर इससे मैच कर रहा है भाई, मैच कर रहा है भाई, भाग जा रहा है। ठीक है, 57 का, क्योंकि 3 जीरो मान लो कट भी जाए तो 57 का फैक्टर 19 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 20,000 में 2 जोड़ दूं, 22,000 कर दूं, तो भाई इससे क्या ये मैच कर रहा है 57? नहीं कर रहा भाई, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर 25,500 में 2 ऐड कर दूं, 27,500, तो क्या ये मैच कर रहा है? भाई नहीं कर रहा। ठीक है, 34,000 में 2 ऐड कर दूं, 36,000, तो क्या बताइए भाई 57 मैच कर रहा है? नहीं। तो मेरा आंसर देखते ही टिक लगा देना था मुझे यहाँ पे कि आंसर 17,000 ही हो, आंसर 17,000 ही होगा। ठीक है, बाकी अगर आप बेसिक से करें तो भैया ये 2:3 है, और 2000 की वृद्धि हो रही है तो अनुपात हो जा रहा है 40:57। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 17 का, और यहाँ डिफरेंस 1 का है। तो भैया यहाँ मुझे 17 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 17 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 51। तो यहाँ पे देखना 34 से कितने की वृद्धि हुई है? 51 से कितने की वृद्धि हुई है? 6 की वृद्धि हुई है। तो 6 किसके बराबर है? 6 किसके बराबर है? 2000 की। 6 किसके बराबर है? 2000 की। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2000/6। पूछा क्या है उसने? सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? तो भैया सोहन का जो वर्तमान वेतन है वो तो यहाँ पे 51 है, वो तो यहाँ पे 51 है। तो भैया 51 का गुणा कर दो, 17×3 = 51, 3×2 = 6, 2 से एक बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 17। आंसर कितना आ जाएगा? 17,000। ये हमारा बेसिक के थ्रू। चलिए चलिए भाई, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। पहले तो आप, ये तो आपको पता ही होगा भाई कि जो आय होती है, जो आय होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। जो आय होती है वो व्यय प्लस बचत के बराबर होती है। अगर मुझे व्यय निकालनी होगी तो इनकम में से मैं बचत माइनस कर दूंगा, और मुझे बचत निकालनी होगी तो मैं इनकम में से खर्च माइनस कर दूंगा, मतलब कि व्यय माइनस कर दूंगा। ठीक है, व्यय माइनस कर दूंगा। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए कि 4:1 के अनुपात में बचत कर रहे हैं और दोनों मिलकर 10,000 बचा रहे हैं। भैया दोनों की बचत तो है 4:1 की, और बचा कितना रहे? 10,000। तो 4 और 1 5। तो 5 की वैल्यू अगर 10,000 है तो भैया 1 की वैल्यू हो जाएगी 2,000। तो ये 8,000 बचा रहा होगा और ये बचा रहा होगा 2,000। ठीक है भाई, ये बचा रहा होगा 2,000। चलो भाई, अब कुछ नहीं करना हमें। अब प्रत्येक की मासिक आय पूछी, मासिक आय पूछी है, तो ये बचत ही तो है भाई, ये यहाँ पे बचत है। तो मुझे बताओ कि बचत, आय तो बचत और व्यय से ज्यादा ही होगी। आय जो होगी, इनकम होगी, वो बचत और व्यय से ज्यादा ही होगी। तो भैया ये इनकम 2,000 1,000 दे रखी है, ये तो हो ही नहीं सकती। ये 8,000 4,000 दे रखी है, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि बचत ही 8,000 की है, तो इनकम तो कुछ ज्यादा रही होगी भाई, इनकम तो कुछ ज्यादा रही होगी। अब मुझे बताओ कि इनकम अगर 28,000 है तो 28,000 में से अगर बचत माइनस करूंगा मैं तो भैया 20,000 आएगा, इसमें से बचत माइनस करूंगा तो 12,000 आएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, ये क्या है? खर्ची तो है भाई, इनकम में से अगर बचत माइनस करूंगा तो ये व्यय आएगा, खर्च, और खर्च का अनुपात है भैया 5:3।
5:3, तो ये 0 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 कितना 4 पंजे 20 और 4 की बात, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी मैं इसको भी चेक करूंगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2000 और 5 में से 2 जाएगा 3000, तो 2:3 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 5 से 10 सेकंड में ये खत्म हो जाना चाहिए, 5 से 10 सेकंड में ये, क्योंकि ये आंसर तो मुझे देखते ही मिल गए थे भाई कि ये आंसर हो ही नहीं सकते, ये आंसर हो ही नहीं सकते। अगर आपने ये बचत निकाल ली है, अगर आपने ये बचत निकाल ली है, तो अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो भैया आय अगर 2 है और 1 है तो मैं इसको 2x और x मान लूं, जो इनकम है वो 2x और x हो जाएगी। अगर इनकम में से मैं बचत माइनस कर दूं और इसकी इनकम में से मैं इसकी बचत माइनस कर दूं जो रितु है, तो x माइनस 2000। अब ये खर्ची तो निकल के आया है और खर्च का अनुपात है 5:3। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 दूनी 6, 5 6 5, 6 में से 5 गया तो x बचेगा और 3 8 24, 5 दूनी 10, 24 में से 10 जाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 14,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000, ठीक है। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी 28,000, और यही उसने पूछा, ठीक है। अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो ये तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सारे तरीके, कि कभी कभी दोनों में टाइम लगभग सेम ही लगता है कभी कभी, लेकिन कभी जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें अगर ये तरीके आपको पता है और अगर ऑप्शन आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, जो कि लगभग करता है, मतलब 50-60% तो ऑप्शन हेल्प करते ही 50-60% क्वेश्चनों में, ठीक, तो आप भाई सेकंडों में निकल जाओगे, ठीक है, आप सेकंडों में निकल जाओगे। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6 है, उनके व्यय का अनुपात 18:10 है, यदि वे 5200 और 3600 बचाते हैं तो भैया उनकी आय क्या होगी। देखिए अगर आय वो 3600 बचा रहा है और एक 5200 बचा रहा है तो भैया ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये बात, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो 3600 बचा रहा है और 3600 ही आय है, क्या मतलब है, मतलब वैसे हो सकता है वो खर्च कुछ भी ना करे, ठीक है, लेकिन सामान्यतः ये नहीं होगा, खर्च कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, ठीक है। बाकी ये हो सकता है कि उसको जितना इनकम मिल रहा है वो भाई एक फूटी कौड़ी भी ना खर्च करे, ये हो सकता है, लेकिन सामान्यतः क्वेश्चनों में नहीं होता, ठीक है। तो उनकी आय क्या, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये भी हो सकता है कि भाई इतना कमा रहा हो, ये सामान्यतः क्वेश्चनों में नहीं होगा। अदरवाइज वैसे आप कुछ भी करना चाहें, एक फूटी कौड़ी खर्च ना करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो उनकी आय क्या, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर आय, ये आय दे रखी है, जो आंसर है वो आय आ रही है दोनों की, अगर मुझे बताओ कि 9000 में से अगर मैं 5200 तो भैया 3800 आएगा, मानते हो। अब 3800 आएगा तो भैया ये जो आंसर है इसका फैक्टर होना चाहिए, अगर कटेगा अनुपात में तो 3800 का फैक्टर 18 आ सकता है, नहीं आएगा, बिल्कुल भी कतई नहीं आएगा, ठीक है। अगर 10,000 में से मैं 5200 माइनस करूं तो कितना होगा भैया 4800, तो क्या 4800 का फैक्टर हो सकता है 18, कतई नहीं होगा भाई, कतई नहीं होगा, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है और ये 8 और 4 12 है, 9 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, 16,000 में से, वैसे तो इसे देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने 3 ऑप्शन हटा दिए तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। अगर 16,000 में से 5200 माइनस करूंगा तो भैया ये 10,800 आएंगे, तो भैया एक ये 18 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 18 तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बिना दिमाग लगाए। अदरवाइज आपको ये भी बता दूं मैं कि अगर इनकम मैंने 10x और 6x मान ली है तो 10x में से अगर मैं बचत को माइनस करूंगा 5200 और 6x में से मैं 3600 माइनस करूंगा तो ये खर्च आ जाएंगे, जो कि 18/10 के बराबर है। इसको आप सॉल्व करोगे और निपटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे और निपटा दोगे, ठीक है। चलिए चलिए भाई, 2 व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है, प्रत्येक व्यक्ति 4000 बचाता है। अब उनकी आय में अंतर पूछा है, उसने उसकी आय में अंतर पूछा है कि अंतर क्या है। तो भाई यहाँ पे देखिए, आय यहाँ ए और बी, अगर ए की आय में 2x मान लूं, बी की आय अगर 3x मान लूं, तो इसमें से अगर बचत को दोनों को घटा दूं, अच्छा सेम है, अगर सेम बचा रहा है, सेम अगर बचा रहा है तो फिर तो मैं इसको रेशियो मेथड से ही कर दूंगा, ठीक है। सेम बचा रहा है तो भाई ये आय है और इसमें से कुछ घट के जो बच रहा है तो 4:7 हो रहा है भाई, 2000 माइनस ही तो होगा, इनकम में से 2000 माइनस होगा तभी तो खर्च आएगा ही, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से अगर सेविंग माइनस होगी तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि समान संख्या माइनस हुई है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर समान संख्या ऐड की जाए या माइनस की जाए तो उनके डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता,
डिफरेंस वही रहता है। तो यहाँ 3 का है और यहाँ 1 का है, तो भैया पहले तो इसको 3 का बना लो, ठीक है, पहले इसको 3 का बना लो। तो 3 दूनी 6 और 3 का 9। तो भैया पहले इनकम 6 थी और खर्च यहाँ पे 4 हुआ है, तो इसका मतलब 6 बचाया होगा, सॉरी 2 बचाया होगा, 6 में से 2 बचाया होगा और यहाँ भी 2 बचाया होगा। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4000, और 2 की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। 1 की वैल्यू अगर 2000 है तो उनकी आय में क्या अंतर है, तो भैया उनकी आय में अंतर है यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ 6 और यहाँ पे 9 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 2000 गुणा 3, 2000 गुणा 3, ये 6000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6000 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई चलिए भाई टाइप 5 देख लेते हैं क्या कह रहा है टाइप 5 में। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, जानवी और जननी, ठीक है, अगर 4 गुना है तो मतलब ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये अगर 1 है तो ये 4 हो जाएगी। तो अब से 10 वर्ष बाद जानवी जननी से 2 गुनी बड़ी होगी, 10 वर्ष बाद, ठीक है भाई, 10 होने के बाद जो जानवी है जननी से 2 गुनी होगी, 2 गुनी बड़ी होगी, ठीक है, 2 गुना बड़ी होगी, ठीक है भाई, तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अंतर कितना है, 3 का, और यहाँ अंतर कितना है, 1 का, तो भैया इसको पहले तो बराबर करिए, पहले इसको बराबर करिए, तो ये कितना हो गया, 4 से 6 कितना बढ़ रहा है, 2, 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो भैया ये तो 10 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान आयु किसकी, जानवी की, तो जानवी की वर्तमान आयु हो जाएगी भाई 4 के बराबर, 4 गुणा 5 20 वर्ष, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है, तो 20 वर्ष जानवी की वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है, जानवी की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। चलिए भाई शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात है 11:7, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जा रहा है। अब भाई साहब शिवाजी और प्रभु ये 11:7 है, 11:7 है, और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 15:11। तो भैया 8 वर्ष तो दोनों में ही ऐड हुई होंगी, 8 वर्ष दोनों में ही ऐड हुई होंगी, जब दोनों में ऐड हुई है तो इनका अंतर तो भैया सेम रहेगा, तो यहाँ 4 का अंतर है और भाई यहाँ भी 4 का अंतर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अंतर बराबर करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे ये 11 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, तो 4 किसके बराबर है, 8 वर्ष के, क्योंकि 8 वर्ष की वृद्धि हुई है ना, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 1 का मान हो जाएगा 2। अब 1 का मान अगर 2 हो गया तो उनकी आयु का अंतर कितना है, तो भैया आयु का अंतर है 4 का, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 16 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है भाई जाट 16 दूनी 8। चलिए कलाम और वेंकट की आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है, 20 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 13:12 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भैया कलाम साहब हैं और यहाँ वेंकट, ठीक है, अब इनकी आयु का अनुपात है 8:7, 8:7, अब उनकी आयु का अनुपात 20 वर्ष बाद हो रहा है भाई, 20 वर्ष बाद हो रहा है 13:12, तो 20 वर्ष दोनों की ही आयु बढ़ेगी, तो अंतर सेम रहना चाहिए, यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है वैसे भाई अनुपात में, 5 की, 5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन 5 की वृद्धि किसके बराबर है, 20 वर्ष के बाद, वो कह रहा है कि नहीं भाई 20 वर्ष बाद की बात है, तो 1 बराबर हो जाएगा 4, और 1 का मान 4 आ गया तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, तो आयु के बीच का अंतर 1 ही है भाई, 1 की वैल्यू 4 वर्ष आ जाएगी, वो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उनकी आयु के बीच का जो अंतर है, आयु के बीच का जो अंतर है वो 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक। चलिए भाई 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी, अगर जो सी है, ये वाली सी, कैपिटल सी की वर्तमान आयु दर्शाता है, मतलब जो ये सी है जो ऑप्शन में भी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बी की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान में मान रहा हूं इसको, वर्तमान ये 2 हैं, इससे अगर मैं 5 साल पहले चलता हूं, मैं 5 साल पहले चलता हूं, तो 5 साल पहले बी की आयु से 3 गुना थी, ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, अगर बी की आयु में एक्स मान लूं तो भैया ए की आयु 3x ठीक है, ए की आयु 3x होगी, ठीक है भाई।
अब 10 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से आधी थी। मुझे पहले तो ये बताओ कि अगर 10 वर्ष पहले की बात की जाएगी तो भैया 3x 5 वर्ष और बढ़ जाएंगे, 5 वर्ष और बढ़ जाएंगे, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और बढ़ जाएंगे, 5 और पहले की बात कर रहा है। तो ए की आयु 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 3x माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि 3x तो यहाँ 5 वर्ष पहले है और इससे 5 और बढ़ा देंगे तो 3 जो ए की आयु है वो यहाँ से भाई 3x माइनस 5 होगी। ठीक है, अब ये ए की होगी, सी की आयु से आधी है, ये सी की आयु की आधी है, तो भैया सी की आयु दोगुनी होगी, ये सी की आयु होगी भाई। ठीक है, ये सी की आयु हो गई। अब कुछ नहीं करना भाई हमें कि बी की वर्तमान आयु दिखाइए। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सी की 10 वर्ष पहले की आयु है, ये सी की 10 वर्ष पहले की आयु है, तो 10 वर्ष बाद की जो आयु होगी, 10 वर्ष बाद की जो आयु होगी वही तो वर्तमान आयु होगी भाई, ये वही तो वर्तमान आयु होगी। तो भैया द्वितीय 6x माइनस के 2 पंजे 10, इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा, इसमें अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो भैया यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वर्तमान आयु आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? वर्तमान आयु आ जाएगी, जो कि स्मॉल सी। वर्तमान आयु क्या है यहाँ पे? स्मॉल सी है, जो कि 6x के बराबर है। तो x का मान क्या आ जाएगा भैया? c/6। x का मान c/6 आ गया। अब पूछा क्या है कि b की वर्तमान आयु को दर्शा रहा है, तो भैया जो x है वो तो 5 साल पहले की आयु है, वो तो 5 साल पहले की आयु है। तो भैया वर्तमान आयु जब हम निकालेंगे तो वर्तमान तो भैया c/6 प्लस 5, c/6 प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, c/6 प्लस 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई? 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई की आयु का अनुपात निम्नानुसार है। ए अनुपात ई का अनुपात 1:2 है भाई। यहाँ पे ए अनुपात ई क्या दे रखा है? 1:2। ठीक, बी अनुपात की दे रखा है 4:3, 4:3। ई अनुपात बी का मान दे रखा है 1:2, ई अनुपात बी 1:2 दे रखा है। 1:2 और क्या है? ए अनुपात बी हो गया। ठीक, सी की आयु डी की आयु का 60% है, तो भैया सी और डी की जो अनुपात दे रखा है वो अगर डी 100 है तो सी कितना है? 60 है। तो 20×3 = 60 और 20×5 20×5 तो 3:5, 3:5। तो सी और डी की आयु का योग 120 है, तो भैया सी और डी की आयु का योग 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15, 15×8 = 120। अब 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15×5 = 75 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15×3 = 45। तो मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे, सी की वैल्यू 45 आ गई है, सी की वैल्यू 45 आ गई है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु का पता लगाएं। तो सी की 45 है तो भैया सी की तो यहाँ भी 45 होगी। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 45, 1 की 15, तो इसकी कितनी हो जाएगी भैया? 60। इसकी कितनी हो जाएगी? 60। भाई अगर यहाँ 45 है तो 45 तो यहाँ भी होगी, तो 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी और 15×4 = 60। अगर बी की 60 है तो बी की तो यहाँ भी 60 होगी भाई। तो 2 की अगर यहाँ 60 है तो भैया 1 की कितनी हो जाएगी? 30, 1 की 30 हो जाएगी। अब ए की अगर 30 है तो यहाँ भी 30 होगी, तो यहाँ पे 30 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो सबसे कम आयु के व्यक्ति का आयु का पता लगाएं, तो वो है भैया 15 वर्ष, वो भी ए की। ठीक है, ए की आयु यहाँ पे कितनी है? 15 वर्ष है, सबसे कम आयु, सबसे कम आयु। बस कंपैरिजन ही करना था यहाँ पर, और कुछ नहीं था भाई। यहाँ पे बस कंपैरिजन करते चलना। चलिए भाई अगले टाइप की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला टाइप? के का मान ज्ञात करें 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में हो जाए। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा भाई, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब ये है कि ए और बी का जो अनुपात है वो बराबर है सी और डी के अनुपात से। ठीक है, दो अनुपात बराबर है, यहाँ पे दो अनुपात बराबर हैं, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। अगर ये बराबर है तो ए का मल्टीप्लाई डी के ए का मल्टीप्लाई डी से वो भी बराबर होगा बी के मल्टीप्लाई सी से। इसका मतलब है पहले और फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का जो मल्टीपल है वो दोनों मिडिल के टर्म जो होंगे उनके मल्टीपल के बराबर होगा। इन दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों के गुणा। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता होगी। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो क्लास आएंगी ये आपका बेसिक जितना हो सकेगा उतना तो क्लियर कराऊंगा ही, लेकिन मेरा जो फोकस रहेगा
वो ये फोकस रहेगा कि एग्जाम हॉल में अगर आप बैठे हैं, आप पेपर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। और डेली जो भी एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, चाहे उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 40 लेके आऊं चाहे 50 लेके आऊं, लेकिन एक ही क्लास में खात्मा करना है। और आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए चलिए के का मान ज्ञात करना है भाई, 5, 12, 29 और 57। अब हमारे पास दो ही चीज है भाई, अगर इसमें या तो हम ऑप्शन से ऐड करके देख लें अगर मैं 5 में 5 ऐड करता हूं तो 10 हो जाएगा, 12 में 17 हो जाएगा, 29 में 34 हो जाएगा, 57 में 5 हो जाएगा 62। ठीक है, 57 में 5 हो जाएगा 62। अब बताइए भाई, क्या इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, क्योंकि इसमें 0 होगा, इसमें 8 आएगा, तो ये नहीं हो सकता भाई। अब 4 ऐड करो, 5 में 4 करो 9, 12 में 4 करो 16, और 29 में 4 करो 33, और 57 में 4 करो 21। ठीक है, क्या भाई ये इसका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है? अनुपात में आ रहे हैं, समानुपात में, सॉरी समानुपात में आ रहे हैं? नहीं आ रहे भाई। 9 1 9 हुआ, 36 18 8 आएगा, ये भी नहीं होगा भाई। 2 ऐड करो, 5 और 2 7, 12 2 14, 29 2 31, और 57 और 2 59। ठीक है भाई, तो 9 7 63, 4 1 4, ये भी नहीं होगा भाई। बाकी एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि 3 है। इसको भी चेक करा देता हूँ भाई आपको। 5 और 3 8 हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, और 29 और 3 32 हो जाएगा, और 57 और 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 6 48, 480 हो जाएगा भाई इन दोनों का गुणा। और ये 15 दूनी 30, और 15 30 45, और 3 48, ये भी 480 हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो, अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो भाई ऑप्शन चेक करके रख लेना, तो वहां पे आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर समस्या ये है कि अगर उसने वही संख्या पूछ ली कि जो संख्या जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है, तब तो ठीक है ऑप्शन। लेकिन उसने पूछ लिया कि भाई प्रत्येक में एक्स जोड़ा जा रहा है, एक्स जोड़ा जा रहा है, और एक्स जोड़ने के बाद वे संख्या समानुपात में हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी, तो मुझे मान बताइए 5x+3, 5x+3। तो यहाँ भाई साहब जो आंसर होगा वो एक्स का न होके वो 5x+3 का होगा, 5x+3 का होगा। तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी, वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। तो मैं इसका डायरेक्ट भी बता दे रहा हूं कि डायरेक्ट आप वो संख्या कैसे निकालें ताकि वे समानुपात में रहें। देखिए 5, 12, 29 और 57, कुछ नहीं करना है भाई, आपको फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35, 3 बचेंगे 55 25 और 3 28, इन दोनों का गुणा करना है। 12 नम्मा 108, 11 बचेगा, 12 दूनी 24 और 11, 24 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 35। ठीक है, 24 और 11 कितना हो जाएगा? 35। अब जो बड़ी संख्या उसमें छोटी माइनस कर दो। ठीक है, जो भी यहाँ पे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी माइनस कर दो, तो ये 8 में से 5 जाएगा 3, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 7। ठीक है, 7 बचेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जिनका गुणा किया उनको ऐड करना है बस। 57 और 5 62, और 29 और 12 41, 62 हो गया, और ये 41। अब यहाँ से जो बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी माइनस कर दो। ठीक है, तो भैया 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2। क्लियर है? ठीक है भाई, तो 21 की भाग 73 में नहीं जाएगी ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? 8 में से 15 में से 8, 5 7 35, 3 बचेगा, 55 25 3 28। ठीक है, 12 नंबर 108, अच्छा 10 बचेगा ना, 108 में ये हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो यहाँ ये 63 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि इसका गुणा इससे किया है, पहले और फोर्थ का, फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये मिडिल टर्म, जो बड़ी संख्या उसमें से माइनस कर लो। अब इन दोनों को जोड़ दिया है, जिनका गुणा किया उनको ही जोड़ा है, इनको जोड़ के जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी घटा दो। अब भैया ये जो यहाँ पे आया है 21, इसका दे दो भाई इसमें भाग, बस और कुछ नहीं करना है आपको। ये मेरी डायरेक्ट संख्या निकल के आ जाएगी, ये डायरेक्ट संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? चलिए, जैसे 10 18 14 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणाम की संख्या अनुपातिक हो जाए? ऑप्शन तो आपके पास है ही, ऑप्शन लगा के देख लो, आसान है। अब 10 18 14 और 26, 14 और 26, तो क्या करना है भाई आपको? गुणा करो, 260, 14 8 112, 11 बचेंगे, 14 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 25, 252। क्लियर है? तो भैया माइनस कर दो, बड़ी संख्या में छोटी कितना बच रहा है? 8, 8 बच रहा है। अब इनको ही जोड़ दो भाई, 26 और 10 36, और 14 18 कितना हो जाएगा? 32। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 36 में से घटा दो भाई 4। अब क्या करना है कि इसका भाग दे दो इसमें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो वो संख्या 2 निकल के आ जाएगी। वो संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, जो इनको घटाने पर ये समानुपात में आ जाएंगे, समानुपात में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए
बाकी अगर ऑप्शन से हम करेंगे पहले, तो ऑप्शन से देखिए 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 18 में से 8 जाएगा 10, 14 में से 8 जाएगा 6, 26 में से 8 जाएगा 18। तो 18 दूनी 36 और यहाँ 0 आएगा, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। 10 में से 6 गया 4, 18 में से 6 गया तो 12, और 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 26 में 6 जाएगा 20। अब मैं इसका गुणा करूंगा तो 0 आएगा यूनिट रेट, इसका ये बराबर हो ही नहीं सकता भाई, 12×96। अब मैं 4 करूँ, 10 में से 4 गया तो 6, और 18 में 6 गया तो 12, 14 में से अच्छा 4 ना, सॉरी, 10 में से 4 जाएगा 6, और 18 में से 4 जाएगा तो 14, और 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, और 26 में से 4 जाएगा 22। अगर इनका गुणा करूंगा और इनका गुणा करूंगा तो बराबर आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब यही ऑप्शन बचता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन बचता है। 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 18 में से 2 जाएगा तो 12, सॉरी 16, और 14 में से 2 जाएगा तो 12, और 26 में से 2 जाएगा तो 24। ठीक है, तो 24 अट्ठे मतलब 8 को 32, लास्ट में 2 आ रहा होगा, और 6 दूनी 12 यूनिट डेट भी। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि यूनिट डेट से ही पता कर लेना है हमें, एक बार अगर हमारे ऑप्शन कुछ मैच कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई पूरा ही करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट में बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए चलिए भाई अगला टाइप देखते हैं क्या कह रहा है अगला टाइप। एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाएं। देखिए भाई, ये सिक्कों की जो संख्या है, जो यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है, वो है 4:5:7। ठीक है, अब ये 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, ये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, और ये 50 पैसे के सिक्के। टोटल रुपए कितने बन रहे हैं 305, टोटल रुपए कितने बन रहे हैं 305। तो भाई यहाँ पे देखना, ये संख्या है, 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो 1 रुपया बन जाएगा भाई, 25 चौको 100, 100 पैसों में 1 रुपया बन जाएगा। अब 10 पैसे के अगर 5 सिक्के होंगे तो 50 पैसे बनेंगे, मतलब कि 0.5 रुपए। ठीक है, 98। अब यहाँ पे ये 5×7=35, मतलब 350, और 350 में कितना हो जाएगा 3.5 रुपए, 3.5 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अनुपात में कितने रुपए हो गए भाई, 1 और 3 4, 0.5, 0.5, 5। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे टोटल रुपए आ गए, और टोटल रुपए दे कितने रखे भाई 305। भाई ये तो अनुपात में है, लेकिन एक्चुअल में तो 305 है ना, तो 5 की वैल्यू अगर 305 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 61। अब एक की वैल्यू 61 हो गई, तो पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का, मतलब 61 × 4 कितना हो जाएगा 244। ऑप्शन में देखो भाई यही आंसर है, बाकी हमें चेक चेक ही नहीं करना। ठीक है, अगर हमारा यहीं से मिल गया ऑप्शन में, ऑप्शन ने यहीं से हेल्प कर दी, तो आगे क्यों जाऊंगा भाई। और आप जाना चाहें तो भाई 61 का गुणा 5 से करो, यहाँ 5 आ जाएगा, 61 का गुणा 7 से करो, यहाँ 427 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए एक बैग में 216 सिक्के। अब देखिए अगर आपको बेसिक करना है, अगर आपको बेसिक करना है, तो मेरी रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली क्लास आती है, जो प्रॉपर तरीके से सिलेबस चल रहा है उसमें। अगर जहां भी आपको डाउट आए, किसी भी तरह का डाउट आए कहीं भी, तो आप भाई यूट्यूब चैनल पर जाके वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उससे आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही हो कि भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो भाई ताबड़तोड़ चल रहा है। ठीक है, यहाँ तो वो तरीके चल रहे हैं जो हमें एग्जाम में एक्चुअल में लगाने होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक आना बहुत जरूरी होता है भाई, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बेसिक कर लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं भी किए, अगर किसी ने नहीं भी किए, किसी टाइप में दिक्कत आ रही है, किसी टाइप का जो क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं आ पाए, अब तक मैं समझ नहीं पाया, तो भाई आप जाइए और प्रॉफिट एंड सॉरी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बैग में 216 रुपए हैं, 2:3 अनुपात 3:4 के अनुपात में है। ये 1 रुपए के सिक्के हैं, यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए भाई, दो सिक्के अगर 1 रुपए के होंगे तो 2 रुपए बना रहे होंगे यहाँ, 50 या 150, यहाँ 1.5 रुपया बन रहा होगा भाई, 1.5 रुपया बन रहा होगा, और यहाँ भैया 25 × 100, तो 1 रुपया बन रहा होगा। ठीक है भाई, 100 पैसों से 1 रुपया बन रहा होगा। अब टोटल रुपए कितने 216, और यहाँ पे कितने 2 3 4, तो 4.5 किसके बराबर है 216, 4.5 किसके बराबर है 216 के, तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए भाई, 216/4.5, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दो, तो भैया 45 से आप अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 × 180, 45 × 180 कितना बचेगा 36, 0, और 45 × 8 360,
ठीक है भाई, क्योंकि 180 का जस्ट दोगुना हो जाएगा। तो एक का मान आ गया 48, एक का मान कितना आ गया 48। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है भैया, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है 4, भैया 4 का गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, सी ऑप्शन हो जाएगा 192। ठीक है, 192 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए भाई, एक पिता ने अपने बेटे, तीन बेटे ए, बी और सी को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सोने के सिक्के बेच दिए। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, बी ने इनमें से 50 अपनी सास को भेंट कर दिए, सी ने यात्रा के दौरान इनमें से 80 को खो दिया। ए, बी और सी के पास शेष बचे सोने के सिक्के 5:3:2 के अनुपात में थे। पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्के की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ए को, बी और सी, ए को 6 सिक्के दिए अनुपात में, यहाँ 4 और यहाँ ये 5। तो मैं मान लेता हूँ भाई कि ए को 6x मिले होंगे, बी को 4x मिले होंगे और सी को 5x मिले होंगे। ठीक है, सी को 5x मिले होंगे। अगर ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए तो भैया अब उसके पास कितने बचे हैं, 6x-70। बी ने अगर 50 अपनी सास को दे दिए तो भैया इसके पास 4x-50 बच रहे हैं। अगर सी ने 80 दे दिए तो सी के पास 5x-80 बच रहे हैं, 5x-80 बच रहे हैं। ठीक है भाई, अब ए, बी, सी के पास जो बचे सिक्के उनका अनुपात 5:3:2 है। तो ए और बी का अनुपात कितना है, 5:3 है, और बी और सी का 3:2 है। तो कोई भी दो अनुपात ले लो, यहाँ पे कोई भी दो अनुपात ले लो, क्योंकि ए के पास कितने सिक्के बचे हैं, 6x-70, और बी के पास कितने बचे हैं, 4x-5। तो भैया उनको देने के बाद उनका अनुपात कितना बन रहा है, 5:3 का, 5:3 का। अगर इन दोनों में लेना चाहें तो भैया 3:2 कर दो, अगर इसमें और इसमें लेना चाहें तो 5:2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 3×6 = 18, 5×4 = 20, 20 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 3×7 = 21, 5×5 = 30, 210, 250, 250 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 40। मतलब जो बड़ी संख्या उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसी कंडीशनों में 3×6 = 18, 5×4 = 20, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी माइनस करो, और यहाँ पे 3×7 = 21, 210 हो जाएगा, 25, 250 हो जाएगा, उसमें से कम कर दो तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20। अब x की वैल्यू अगर 20 है तो पिता द्वारा अपने बेटों को दिए गए सोने के सिक्कों की संख्या क्या है। तो भैया 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो भैया 15x टोटल सिक्के थे जो पिता ने अपने बेटों को दिए थे भाई। तो 20 × 15 ये हो जाएगा 15 दूनी 3, तो 300 टोटल सिक्के थे, 300 टोटल सिक्के थे जो पिता ने अपने बेटों को दिए थे। ठीक है भाई, पिता ने अपने बेटों को दिए। तो दोस्तों आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बाकी ऐसे ही एक एक क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास सब टॉपिक आते जाएंगे, सारे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, इसी तरह से क्रम चलता रहेगा, और कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक करा दिए जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।